अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स है। लास्ट टाइम हमने फोर्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना होती हो, मीन्स कि कांस्टेंट होती हो, तो उन्हें हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। जबकि वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती हो, तो उन्हें हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स ही है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इज, सबसे पहले मैंने वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन लिखी है। इफ़ द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग वर्क, तो वर्क के दौरान फोर्स कांस्टेंट ना होती हो तो उन्हें हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। अब मैंने बताया था जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज होती हो और डायरेक्शन भी चेंज होती हो, या ये दोनों चेंज होती हो, तो उन्हें हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल, रॉकेट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप क्लास 9th के अंदर फार्मूला पढ़कर आए हैं, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल m हमारे पास रॉकेट का मास है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों के मास के सेपरेशन वाला जो डिस्टेंस है r², ये बढ़ता जाएगा और उस पर जो फोर्स होगी वो कम लगती जाएगी। अब इस केस के अंदर फोर्स वेरी कर रही है, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास स्प्रिंग सिस्टम। लेट्स सपोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है और उस मास जब मैं इस मास पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करता हूं तो ये वाला मास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये वाला मास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब मैं इस पर और फोर्स लगाता हूं तो मजीद डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और उसके अंदर एक और फोर्स होगी जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अब एक्सटर्नल फोर्स के लगने से रिस्टोरिंग फोर्स भी चेंज होती है। जितनी मैं ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगी इस स्प्रिंग में। तो इस केस के अंदर भी फोर्स वेरी कर रही है। तो सेकंड एग्जांपल, फोर्स एक्सर्ट बाय द मास स्प्रिंग सिस्टम, तो ये एग्जांपल होगी। तो वेरिएबल फोर्स को हल करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक हमारा इंटरवल मेथड होता है, जबकि दूसरा हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंटरवल मेथड हम देखते हैं। इंटरवल मेथड क्या होता है? तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नॉन स्पेसिफिक पाथ है। अब हमने इस बॉडी को A टू B मूव करवाना है और उस पर वर्क डन हमने कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा नॉन स्पेसिफिक पाथ है। अब उस बॉडी पर वेरिएबल फोर्स लग रही है। लास्ट टाइम हमने एक फार्मूला पढ़ा था, तो W इज इक्वल टू F डॉट D, और दूसरा फार्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू F डॉट D कॉज ऑफ थीटा। तो ये दोनों फार्मूले उस वक्त अप्लाई होते हैं जब फोर्स हमारी कांस्टेंट होती है। तो इस नॉन स्पेसिफिक पाथ को स्पेसिफिक पाथ बनाएंगे। जब स्पेसिफिक पाथ बनाएंगे तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले डायरेक्शन आएगी। जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी तो उस वक्त हमारी फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो तब हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, फर्ज करें हमारे पास ये एक नॉन स्पेसिफिक पाथ है। इस नॉन स्पेसिफिक पाथ की कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हमने एक बॉडी A टू B मूव करवानी है
ए टू बी मूव होगी और उस बॉडी पर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास तो दो फार्मूले हैं और ये फार्मूले तो उस वक्त एप्लीकेबल होंगे जब फोर्स कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले हमें इस पाथ को मींस के नॉन स्पेसिफिक पाथ को स्पेसिफिक पाथ बनाएंगे ताकि हमारा उस वक्त डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ जाए और फोर्स जो है वो कांस्टेंट आ जाए। तो इस नॉन स्पेसिफिक पाथ को स्पेसिफिक पाथ बनाने के लिए हमें छोटे छोटे पैचेस ड्रा करेंगे। जब छोटे छोटे इस पर पैचेस ड्रा करूँगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलेगी और उस पर लगने वाली जो फोर्स होगी वो हमारी कांस्टेंट फोर्स आएगी उस वक्त। तो करते हैं, तो सेकंड डायग्राम के अंदर मैंने यही किया हुआ है इसी के ऊपर। तो हमने छोटे छोटे पैचेस बना लिए और पैचेस बनाए तो हमारे पास इंटरवल आ गए। तो ये वाला जो इंटरवल फर्स्ट इंटरवल है तो ये डेल्टा D1 आ गया, दूसरा इंटरवल और इसकी एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई डेल्टा D2 और इसी तरह जो लास्ट पैच होगा वो डेल्टा DN बनेगा। अब इस पर जो इस इंटरवल पर जो लगने वाली फोर्स F1 होगी और डेल्टा D1 और F1 के बिटवीन जो एंगल होगा वो θ1 होगा। और दूसरा जो इंटरवल है ये वाला इंटरवल जो है इसका जो इंटरवल है उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 होगा और उस पर जो लगने वाली फोर्स होगी उस बॉडी पर तो F2 होगी। डेल्टा D2 और F2 के दरमियान जो एंगल होगा वो θ2 होगा और इसी तरह हम जाते जाएंगे। लास्ट के अंदर जो पैच होगा उसका इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम डेल्टा डेन एन से डिनोट करेंगे और उस पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो Fn होगी और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो θn बनेगा। तो इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज करके दिखाया आपको ताकि समझ आ जाए। लास्ट टाइम हमने ये वाली डायग्राम भी समझी थी। तो फर्स्ट इंटरवल जो है ये डेल्टा D1 है और जो ये वाली जो फोर्स है ये F1 फोर्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोर्स को हमने कंपोनेंट बनाने हैं। डेल्टा D1 और F1 के बिटवीन जो एंगल है वो θ1 है और थीटा का जो सामने वाला जो है मीन्स कि ये वर्टिकल इसका कंपोनेंट हो गया फोर्स का और ये F1 का ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो F1 cos of θ1 बन गया। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो हमने वो कंपोनेंट लेना है, फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो हमने ये वाला कंपोनेंट लेना है F1 cos of θ1। तो इसी तरह हम तमाम के करते जाएंगे। तो यहाँ पे F2 आ जाएगा। ये वाला इंटरवल को अगर मैं ये ऐसे इंटरवल है, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये वाला F2 आ जाएगा, यहाँ पे θ2 आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा D2 आ जाएगा और यहाँ पे F2 cos of θ2 आ जाएगा, साइन ऑफ θ2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड का लेंगे, 4 का और आफ्टर सोन n का लेंगे। तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम से बताया है। तो इसके अंदर लिख कर क्या आएंगे, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू B। फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है जो A से B की तरफ मूव करेगी। डिवाइडेड द पाथ इनटू द स्मॉल पैचेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट D1, D2 आफ्टर सो ऑन एंड Dn। तो हमने इस नॉन स्पेसिफिक पाथ को स्पेसिफिक पाथ बनाने के लिए इसके डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया है, डेल्टा D1 में, डेल्टा D2 में, डेल्टा D3 में और आफ्टर सोन डेल्टा Dn के अंदर। अब डेल्टा D1 पर जो लगने वाली फोर्स है F1 और डेल्टा D2 पर लगने वाली फोर्स है F2
और इसी तरह Fn। तो एंड फोर्स F1 F2 एंड Fn ये मैंने बता दिया। अब जितने हम इंटरवल बनाते जाएंगे उतनी फ्लैटनेस आती जाएगी। जितने इंटरवल हम बनाते जाएंगे इसके जो पाथ है ना, ये कर्व्ड पाथ, ये फ्लैट होता जाएगा। इसका मतलब ये है, दोबारा सुन ले, जब मैं इन इंटरवल्स को बढ़ाता जाऊंगा तो ये वाला जो कर्व्ड एरिया, जो ये वाली कर्व्ड लाइन है ना, ये फ्लैटनेस आती जाएगी। इस लाइन, तो इस लाइन के अंदर फ्लैटनेस आती जाएगी। तो ये फ्लैट, जितने में अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल फ्लैटनेस आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें फ्लैट हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ से यहाँ तक इसमें फ्लैट हो गया ये, फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लैट, फिर यहाँ से, जितने मैं इंटरवल ड्रा करता जाऊँगा तो फ्लैटनेस आती जाएगी और हमारा वर्क उस वक्त एक्यूरेट आएगा। तो आखिरी लाइन ये वाली है कि नंबर ऑफ पैचेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैटनेस। जितनी फ्लैटनेस आएगी हमारा वर्क डन उतना ही अच्छा आएगा। मीन्स के उसके अंदर जो एरर होगा वो कम से कम आएगा, ये कहने का मतलब है। तो स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट इंटरवल है। जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा D1 होता है और जो फोर्स होगी वो F1 होती है, और जो इनके बिटवीन डेल्टा D1 और F1 के बिटवीन जो एंगल होगा वो θ1 होता है। अब इसको मैंने ऐसे ड्रा कर दिया। अब हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अब फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन जो होता है वो डेल्टा W1 होगा। अब फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो फर्स्ट इंटरवल का जो वर्क डन है वो क्या है, तो वर्क डन बाय द फर्स्ट इंटरवल डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 cos of θ1 डेल्टा D1। और इसी तरह हम दूसरे इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक होगा। अब इसका जो स्पेसिफिक पाथ आ गया, अब स्पेसिफिक पाथ आ गया तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम डेल्टा D2 से डिनोट करेंगे सेकंड इंटरवल का। अब सेकंड इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर लगने वाली फोर्स F2 होगी। अब F2 और डेल्टा 2 के बिटवीन जो एंगल होगा वो θ2 होगा। अब मैंने इसको मैं यहाँ F2 कर दूंगा और इसको हमने θ2 करना होगा। इसको 2, इस फोर्स को भी 2 करूँगा, इसको भी मैं 2 करूँगा और इसको भी मैं 2 और इसको भी मैं 2 करूँगा। अब इस सेकंड इंटरवल का वर्क डन क्या होगा, डेल्टा 2 होगा, डेल्टा W2। अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, तब हमारा डेल्टा W2 का वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन बाय द सेकंड इंटरवल, तो डेल्टा W2 वर्क ठीक हो गया। अब F2 cos ऑफ θ2, तो cos ऑफ θ2 और जो डिस्प्लेसमेंट वो भी लिखेंगे, ये आ गया। और इसी तरह थर्ड का भी ऐसे करेंगे, फोर्थ का भी। थर्ड का होगा तो F3 आ जाएगा, इधर θ3 आ जाएगा, इधर भी 3, तो थीटा पे भी 3, फोर्स पे भी 3, इस फोर्स पे भी 3, तो इस थीटा पे भी 3। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो डेल्टा D3। अब हम इसी तरह इसको आगे करते जाएंगे। लास्ट में हमारा जो इंटरवल होगा, ये वाला जो इंटरवल, इस पर वर्क डन क्या होगा, तो इस पर वर्क डन सेम इसी तरह होगा। तो ये हमारे पास फोर्स Fn बन जाएगी, जो थीटा होगा वो हमारा Fn होगा, और फोर्स Fn F थीटा
एन बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा, डेल्टा डी एन, फोर्स हमारी एन बन जाएगी और थीटा पी एन हो जाएगा, एन बन जाएगा। तो इसका वर्क डन कैसे निकाल देंगे हम, डेल्टा डब्ल्यू एन इज इक्वल टू एफ एन कॉस ऑफ थीटा टू, एफ ऑफ कॉस ऑफ थीटा हमने वो लेना है फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, और साथ हमारा डेल्टा डी एन आएगा। अब इन तमाम का जितनी भी हमने वर्क डन निकाली है, इन तमाम का हमने टोटल वर्क डन निकालना है ए टू बी। छोटे छोटे इंटरवल बना दिए, बनाने के बाद हर एक इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट किया। अब हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है ए से बी। वो बॉडी गया है ए टू बी, उस पर फोर्स कितनी लगी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, और उस पर कितना वर्क डन हुआ है, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क डन को डब्ल्यू टी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू इन तमाम जो हमने वर्क कैलकुलेट किया, डेल्टा डब्ल्यू वन, इसका डेल्टा डब्ल्यू वन, फिर डेल्टा डब्ल्यू टू और डेल्टा डब्ल्यू थ्री, करते 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 हम एंड में पहुंच जाएंगे डेल्टा डब्ल्यू एन। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू वन प्लस ये वाला डेल्टा डब्ल्यू टू, डेल्टा डब्ल्यू वन प्लस डेल्टा डब्ल्यू टू, फिर इससे आगे वाला डेल्टा डब्ल्यू थ्री, और ये आफ्टर सो ऑन प्लस डेल्टा डब्ल्यू एन। अब इन तमाम की जो हमने वैल्यूज निकाली हैं इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। इस फार्मूले के अंदर डेल्टा डब्ल्यू वन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एफ वन कॉस थीटा वन और डेल्टा डी वन। तो यहाँ आप लिख देंगे डेल्टा डी वन प्लस, और सेकंड का हम क्या से वर्क निकालते हैं, डेल्टा डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एफ टू कॉस ऑफ थीटा टू और डेल्टा डी टू। तो यहाँ पे भी डेल्टा डी टू आ जाएगा, डेल्टा डी टू, फिर प्लस आफ्टर सुमोन आखिर वाला जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू एन। तो डेल्टा डब्ल्यू एन यहाँ पे एफ एन कॉस थीटा एन और डेल्टा डी। अब इन तमाम को मैं सम करूँगा तो हम समेशन की फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। तो समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ आई कॉस ऑफ थीटा आई। अब जब मैं फर्स्ट इंटरवल का वर्क कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे F1 की वैल्यू इस I की जगह पुट करनी पड़ेगी, फिर इस थीटे की I में पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं सेकंड का वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं 3 का मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूँ थर्ड इंटरवल का, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा, आफ्टर सोन। इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट के अंदर हमारा ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड, इसी कर्व को मैंने सीधा कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ए टू बी आ गया। अब इसी को मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूंगा। तो एक्स एक्सिस पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे डेल्टा डी, और यहाँ पे हम फोर्स लेते हैं। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ कॉस ऑफ थीटा ले लिया। अगर हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए भी हमें ये सेम प्रोसेस करना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड के अंदर भी। तो हमारा जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो वो यही आएगा। तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई कॉस ऑफ थीटा आई। तो स्टूडेंट्स ये जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया है, अभी एरर है इसके अंदर, क्या कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर आ गया, और इसी तरह ये वाली कॉर्नर। तो इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे, तो इसको मज़ीद स्प्लिट अप करेंगे, मज़ीद छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के अंदर लेकर जाएंगे।
तो मैंने इस डायग्राम के अंदर मज़ीद छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में तकसीम कर दिया, डिवाइडेड कर दिया, ताकि हमारा एरर कम से कम आ जाए। हमने उतनी छोटे छोटे रेक्टेंगल लेने हैं, हमने उतने छोटे छोटे रेक्टेंगल लेने हैं ताकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो बहुत छोटा आ जाए। डेल्टा D1 की जो वैल्यू है इतनी छोटी आ जाए ताकि वो ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर दे, ज़ीरो ना हो बल्कि ज़ीरो को वो अप्रोच करना शुरू कर दे। तो इसी तरह डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4। तो इस केस के अंदर हम लिमिट का यूज़ करेंगे फिर। तो टोटल वर्क डन अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आएगा, WT इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे। ये इतनी छोटी छोटी हमने रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, जो डेल्टा D है वो अप्रोच करने लग गया ज़ीरो को, और समेशन I to N F I cos ऑफ थीटा I। अगर मैं फर्स्ट का मालूम करना चाहता हूँ, फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे I की जगह 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो उस वक्त हमारा वर्क W1 आ जाएगा। और इसी तरह W2 का भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, W3 का भी, और आफ्टर सोन इसी तरह करते जाएंगे। अब लास्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और है, वो ये है अगर इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा। तो स्टूडेंट इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द F cos ऑफ थीटा एंड डेल्टा D डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क डन। तो लास्ट में जब हमने पढ़ा था वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स के टॉपिक में, तो उस वक्त हमारा वर्क डन के बराबर आया था, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल के केस के अंदर, वेरिएबल फोर्स के केस के अंदर जो वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन होगा, तो टोटल वर्क डन के इक्वल आएगा। तो थैंक यू, टिल देन अल्लाह हाफिज़।